सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं पुष्पेंद्र पूनिया, विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोप जी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे 12th बायोलॉजी की और इसमें हमने एक यूनिट कंप्लीट कर ली है। फर्स्ट यूनिट जो है आवर्त बीजी पादपों में जनन, जहां हमने लैंगिक अलैंगिक जनन पढ़ा, नर मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन पढ़ा, भ्रूण डेवलपमेंट पढ़ा, बीज का निर्माण पढ़ा और जनन की विशिष्ट विधियों को समझा। ये जो यूनिट फर्स्ट थी अपनी, यूनिट जो फर्स्ट थी, ये फर्स्ट यूनिट हमारी 4 अंक की यूनिट है और इस यूनिट में 4 लेसन हैं। कितने लेसन थे? 4 लेसन। और 4 नंबरों की जो यूनिट है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। तो कुल मिलाकर इस यूनिट में से कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। तो जो प्रीवियस वीडियो हैं उन्हें अच्छे से देखकर आप इस यूनिट को और बेहतर कीजिए, कंप्लीट कीजिए। इसके अलावा हम बात करें हमारी यूनिट जो सेकंड है, ये सेकंड यूनिट है पादप कारिकी की, प्लांट फिजियोलॉजी की। और जो यूनिट थर्ड है वो भी है पादप कारिकी की। और यूनिट 4 जो है वो है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट है। और यूनिट 5th की हम बात करें तो 5th हमारी जो यूनिट है वो आती है आर्थिक वनस्पति विज्ञान, आर्थिक वनस्पति विज्ञान से संबंधित। अर्थात यहाँ हम जानेंगे अलग अलग जो प्लांट्स हैं उनका क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, क्या इनका उपयोग है, क्या उपयोगिता है। तो इस प्रकार से हम समझें तो जो बॉटनी है, वनस्पति जो विज्ञान है, इस वनस्पति विज्ञान में 12th बायोलॉजी की जो वनस्पति विज्ञान में 5 यूनिट हैं। और ये जो 5 यूनिट हैं टोटल वो 21 नंबर की हैं, शायद अभी क्लियर हो जाएगा। हम देखें यहाँ पहली यूनिट हमारी कंप्लीट पादपकारी की फर्स्ट है, पादपकारी की फर्स्ट है। ये जो यूनिट है इस यूनिट में 5 लेसन हैं। कितने पार्ट हैं? 5 लेसन हैं। और जो 5 लेसन हैं, इन 5 लेसनों से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन आएंगे 1 + 1 + 2 + 2 + 3। टोटल हम बात करें 1 2 4 6 8 9, तो यहाँ कितने अंक हैं? 9 अंकों की ये यूनिट है। और इस यूनिट में जो चैप्टर हैं हमारे वो 5 चैप्टर निम्न है। पहला चैप्टर है पादप जल संबंध, दूसरा जो चैप्टर है वो है जल अवशोषण, जल अवशोषण व रसारोहण। तीसरा जो चैप्टर है वो आता है वाष्पोत्सर्जन। चौथा जो लेसन है इसमें वो आता हमारा खनिज पोषण से संबंधित। कौन कौन से खनिज तत्व यहाँ पादपों के लिए उपयोगी होते हैं। और 5वां जो यूनिट है, 5वां जो लेसन है वो है एंजाइम से संबंधित। किससे संबंधित? एंजाइम से संबंधित। तो इस प्रकार से यहाँ टोटल कितने लेसन हैं? जो पादपकारी की यूनिट सेकंड है, प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट और प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड। पादपकारिकी की यहाँ 12th बायोलॉजी में 2 यूनिट दे रखी हैं, जिनमें
पहली यूनिट में कितने चैप्टर हैं? 5। और इस यूनिट में से जो क्वेश्चन बनेंगे बोर्ड एग्जाम में, वो क्वेश्चंस का जो डिवाइडेशन है 1 + 1, 2, 2 और 3, 3 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें 1 + 2 का डिवाइडेशन दे रखा है। इस प्रकार 9 अंक की ये यूनिट है। पादप कार्य की सेकंड की हम बात करें तो पादप कार्य की सेकंड जो है इसमें 4 लेसन है। कितने लेसन है? 4 लेसन है। और ये जो हमारी यूनिट है ये यूनिट है 5 अंकों की। कितने अंकों की है? 5 अंक की यूनिट है। अंकों का जो डिवाइडेशन है वो है 1 + 4, अर्थात इस यूनिट में से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा और जो बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें अंकों का जो डिवाइडेशन है 4 नंबरों में वो है 1 + 1 + 2, तो 5 नंबर की ये यूनिट है। तो यहाँ हम मेनली अगली जो यूनिट चालू कर रहे हैं वो चालू कर रहे हैं पादप कार्यकी की या प्लांट फिजियोलॉजी की। तो पादप कार्यकी को हमें अच्छे से समझना है। और हमारी जो प्लांट फिजियोलॉजी है 12th बायो में, इसमें कितने लेसन हो गए हमारे? 5 लेसन तो इसमें है। और जो सेकंड पादप कार्यकी की यूनिट है 4 लेसन इसमें है। अब 4 जो लेसन इसमें है इनमें पहला जो पार्ट है वो तो है प्रकाश संश्लेषण, पादपों में प्रकाश संश्लेषण। दूसरा जो चैप्टर है पादपों में श्वसन से संबंधित चैप्टर है। तीसरा हम यहाँ चैप्टर की बात करें तो नाइट्रोजन चक्र और नाइट्रोजन जो उपापचय से संबंधित हमारा चैप्टर है। और चौथा इसमें चैप्टर की बात करें तो इसमें दे रखे हैं पादप वर्दी नियामक, प्लांट रेगुलेटर। पादप जो हार्मोन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इन सब की हम यहाँ इस लेसन में बात करेंगे। तो इस प्रकार से कितने चैप्टर हो गए? इसमें 4 चैप्टर हैं। टोटल हम बात करें कितने अंकों की यूनिट है? 5 अंकों की। और वैसे हम देखें पूरी जो प्लांट फिजियोलॉजी है, पूरी प्लांट फिजियोलॉजी में से कितने अंकों के क्वेश्चन आपको जो बोर्ड एग्जाम है उसमें देखने को मिलेंगे, अर्थात 56 नंबर का आपका पेपर होता है। उसमें 9 + 5 कितने नंबरों की यूनिट हो गई है? 14 नंबरों की यूनिट हो गई है दोनों। यदि हम प्लांट फिजियोलॉजी को पूरा बेहतर तरीके से अच्छे से पढ़ते हैं, डेली जो भी वीडियो आपके सामने लाए जाएंगे उनको अच्छे से आप रिवाइज करके पढ़ते हो तो इसमें से आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। नेक्स्ट चौथी जो यूनिट है वो है बायोटेक्नोलॉजी की, जैव प्रौद्योगिकी की। और बायोटेक्नोलॉजी में से हम बात करें तो जो जैव प्रौद्योगिकी की जो यूनिट है ये यूनिट है 5 अंक की। कितने अंकों की है? 5 अंकों की। और यूनिट 5th की बात करें हम आर्थिक वनस्पति विज्ञान, ये भी कितने नंबर की है? 5 नंबरों की यूनिट है। तो इस प्रकार से हम टोटल करें तो जो वनस्पति विज्ञान है, बोटनी की बात करें तो इसमें 5 यूनिट दे रखी हैं। और कुल जो अंक हैं वो कितने होंगे? तो ध्यान दो इधर, 4 नंबर की तो हमारी पहली यूनिट है। इसके अलावा 9 नंबरों की दूसरी यूनिट है, फिर 5 नंबर की तीसरी यूनिट है, 5 नंबर की चौथी, 5 नंबर की 5वीं यूनिट है। 15 और 4 19 और 9 यहाँ पर हम बात करें तो कितने हो गए? 28 हो गए क्या? 28 हो गए। तो 28 नंबर की हमारी जो यूनिट है वो वनस्पति विज्ञान की है। और 28 जो नंबर हैं उनकी आएगी आपके जूलॉजी, प्राणी शास्त्र। तो इस प्रकार से 56 नंबर का जो बोर्ड का पेपर होगा आपका, वो 56 नंबर का पेपर इस प्रकार से होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, फिलहाल हमें बात करनी है यहाँ केवल प्लांट फिजियोलॉजी की, पादप कार्यकी की। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सिलेबस का। यदि इनका भी डिवाइडेशन करें ना तो इनका डिवाइडेशन होगा 1 + 2 + 2, इसका होगा 1 + 2 + 2। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम प्लांट फिजियोलॉजी की। तो सबसे पहले हम समझें पादप कार्यकी है क्या।
इस पादप कारिकी में पादपों की कौन कौन सी क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो मैंने सिलेबस जो आपके सामने लिखा उसके अंतर्गत हमने समझा दिया कि प्लांट जो फिजियोलॉजी है उसमें पादप जल संबंध, जल अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, इसके अतिरिक्त एंजाइम्स वगैरह हैं उनकी बात करेंगे, प्लांट रेगुलेटर हैं उनकी बात करेंगे, पौधों में होने वाली क्रियाएं प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन वगैरह है उसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें पादप कारिकी किससे कहते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी। देखो प्लांट से तात्पर्य है पादप, और यहाँ फिजियोलॉजी की बात करें फिजिकल प्लस लोगस, इसका मतलब है क्रिया और लोगस का मतलब है अध्ययन करना। अर्थात हम ये कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों की विभिन्न क्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहेंगे पादप कारिकी या प्लांट क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी कहेंगे। और क्रियाओं से मतलब है कि पौधों की विभिन्न जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हैं उन सभी उपापचयी क्रियाओं का अध्ययन पादप कारिकी के अंतर्गत किया जाता है। जैसा अभी बताया, जल है, जल अवशोषण है, रसारोहण है, वाष्पोत्सर्जन है, श्वसन वगैरह है, प्रकाश संश्लेषण है, ये सब की सब पादप किस में आते हैं, क्रियाओं में आते हैं। ये सब की सब पादप की उपापचयी क्रियाएं हैं। तो इन उपापचयी क्रियाओं का हम प्लांट फिजियोलॉजी में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। पादप कारिकी का जनक किसे कहा जाता है, पादप कारिकी का हम बात करें जनक कौन है, पादप कारिकी का जनक, तो पादप कारिकी का जनक है स्टीफन हेल्स। इन्होंने मूलदाब क्या दिया था, मूलदाब शब्द दिया था, मूलदाब शब्द के बारे में जानकारी दी थी। तो पादप कारिकी के जनक की बात करें तो पादप कारिकी का जनक कौन है, स्टीफन हेल्स। यही हम समझे भारतीय पादप कारिकी का जनक। तो भारतीय पादप कारिकी का जनक कहा जाता है सर जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस जो हैं उन्हें हम भारतीय पादप कारिकी का क्या कहेंगे, जनक कहेंगे। इन्होंने सबसे पहले स्पंदनवाद जो सिद्धांत था, स्पंदनवाद सिद्धांत का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। स्पंदनवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने, जगदीश चंद्र किसने, बोस ने स्पंदनवाद सिद्धांत को क्या किया था, दिया था। यही हम समझें पादपों के लिए पादप कारिकी में कौन कौन सी उपापचयी क्रियाएं हैं। तो यहाँ जो मेटाबॉलिक क्रियाओं की हम बात करें, पादपों में जो उपापचयी क्रियाओं की बात करें तो पादपों में ये उपापचयी जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। यहाँ पादपों की जो उपापचयी क्रियाएं हैं ये दो प्रकार की दे रखी हैं। एक दे रखी है उपचयी क्रियाएं, एनाबोलिक, और दूसरी दे रखी है अपचयी क्रियाएं। तो दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक उपचयी और एक अपचयी, एनाबोलिक और कैटाबोलिक। उपचयी क्रियाएं जो हैं, ये जो क्रियाएं होती हैं एक प्रकार की संश्लेषणात्मक क्या है, क्रियाएं हैं। और इन संश्लेषणात्मक क्रियाओं के दौरान जीवन का उत्थान होता है। जीवन का क्या होता है, उत्थान होता है। ये जीवन
के उद्भव विकास में अति महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं। जैसे हम पादपों की उपापचयी क्रियाओं में उपचयी जो क्रियाएं हैं उनकी बात करें तो यह है जैसे प्रकाश संश्लेषण, वसा उपापचय, न्यूक्लिक अम्ल संश्लेषण, ये सभी की सभी जो क्रियाएं हैं पादपों में क्या हैं, उपापचयी क्रियाओं के अंतर्गत उपचयी क्रियाओं में आती हैं, जो जीवन के लिए अति क्या होती हैं, आवश्यक होती है। और इन क्रियाओं के दौरान ही जीवन का क्या होता है, उत्थान होता है। तो ये कौन सी क्रियाएं होंगी, उपचयी क्रियाएं। दूसरी आती हैं अपचयी क्रियाएं, वे क्रियाएं जिनसे जीवन का क्या होता है, पतन होता है, जीवन का क्या होता है, पतन होता है। और जो भी कोई सजीव है, जीव है, वो धीरे धीरे इन क्रियाओं को करते हुए उसका जो जीवन है उसका क्या होगा, पतन होगा। जैसे हम बात करें श्वसन एक आवश्यक क्रिया है, लेकिन ये धीरे धीरे ये जो क्रियाएं हैं उनके दौरान जीवन का क्या होता है, पतन होता है। इसी प्रकार जरावस्था जो है यह भी एक प्रकार की कैसी क्रिया है, उपचयी क्रियाएं हैं, अपचयी क्रियाएं हैं। तो इस प्रकार से उपापचयी क्रियाएं पादपों में कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की हैं। तो ये प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, पादप कार्यकी के अंतर्गत बात कर रहे हैं। अब पादप कार्यकी में हम सबसे पहला हमारा जो चैप्टर चालू करेंगे वो आता है पादप जल संबंध। पादप जल संबंध, प्लांट वाटर रिलेशन, पादप जल संबंध। पहला जो चैप्टर है वो है पादप जल संबंध। अब जो पादप जल संबंध होता है, इस पादप जल संबंध के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं का हम अध्ययन करेंगे। तो पादप जल संबंध में हम सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो जल है उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है पौधों के लिए। उसके बाद में जो जल है उसका जो अवशोषण है वो किस प्रकार से होता है, जल अवशोषण, अर्थात मृदा से जो जड़ें हैं, जड़ों द्वारा जल का जो अवशोषण है वो किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी क्रियाओं से होता है। तो जल पादप जो जल संबंध है उसमें हम एक तो पढ़ेंगे जल अवशोषण, एक बात करेंगे रसारोहण जिसमें हम पढ़ेंगे पादप की जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जो जल है वो जड़ों से किस प्रकार से पादप के वायवीय जो भाग हैं उन तक पहुंचाया जाता है। एक यहाँ बात करेंगे हम वाष्पोत्सर्जन। तो ये 3 महत्वपूर्ण क्रियाएं पढ़ेंगे हम किसमें, पादप जल संबंध में। तो ये पादप जल संबंध है। सबसे पहले हम यहाँ समझें कि जो जल है उस जल की पादपों के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम देखें लगभग पादपों में जो पादप हैं उनमें 80 से 90% तक क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। या हम कहें 70 से 90% तक जो पादप हैं उनमें क्या प्रेजेंट है, जल उपस्थित है। और इस जल के अंतर्गत भी हम आगे देखें तो इसका लगभग पादप जो हैं इसका लगभग 90 से 99% जो जल है वो पादप भागों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा क्या हो जाता है, वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। अर्थात वायवीय जो भाग है उनसे जो जल है वो वाष्प बन के क्या हो जाता है, उड़ जाता है। इसमें से केवल 1 से 10% जो जल है वो शेष रहता है। और ये इतना जो जल है वही पादप की जो उपापचयी क्रियाएं हैं उन उपापचयी क्रियाओं में क्या होता है, काम में आता है या उपयोग में लिया जाता है। अब यहाँ हम बात करेंगे पादप के लिए जल का क्या इम्पोर्टेंस है। उससे पहले हम यहाँ ये जानें जो एक जल है उस जल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जो जल है
उस जल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसके अलावा हम समझें जैसे एक तरबूज होता है, तरबूज में लगभग 92% 92% तक क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, पानी पाया जाता है। इसी प्रकार हम बात करें जैसे मक्का का जो पादप की बात करें तो वह एक दिन में लगभग 5 लीटर तक जो जल है उसका अवशोषण कर लेता है। सरसों की बात करें तो सरसों का जो पादप है लगभग 5 घंटे में अपने वजन के बराबर जो जल है उसका क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। इस प्रकार हम समझे तो यहाँ जल पौधों की विभिन्न जो क्रियाएं होती हैं उनके लिए क्या होता है, अति क्या होता है, आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम जल के बारे में कुछ सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। जल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता, जल ध्रुवीय प्रकृति को दर्शाता है। जल ध्रुवीय प्रकृति को दर्शाता है। दूसरा, जल के अणुओं के मध्य दुर्बल हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। जल के अणुओं के मध्य दुर्बल हाइड्रोजन क्या पाए जाते हैं, बंध पाए जाते हैं। जल श्रेष्ठ विलायक है। नेक्स्ट, जल है वह जल का घनत्व अधिक होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट, जल का क्वथनांक उच्चतम होता है, बॉइलिंग पॉइंट अधिकतम होता है। नेक्स्ट हम देखें, जल उदासीन प्रकृति का है। इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। जल रंगहीन होता है। जल क्या है यहाँ, जल रंगहीन होता है। इसके अलावा जो जल है वह तीनों अवस्थाओं में, ठोस, द्रव व गैस, तीनों अवस्थाओं में हमें जल जो है वह देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करें यहाँ जल की जो प्रकृति है वह कैसी है, ध्रुवीय जो प्रकृति है उसको यहाँ जो जल है वह क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। अर्थात हम ये समझें कि जो जल है, जल का रासायनिक जो नाम है हाइड्रोजन ऑक्साइड, क्या है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, अर्थात रासायनिक सूत्र H2O। अर्थात तो एक जो जल है वह 2 हाइड्रोजन परमाणुओं व 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है और ये दोनों आपस में सह संयोजी बंधों के द्वारा क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। देखो, एक जो जल का अणु है वो इस प्रकार से पाया जाता है, जैसे ये जल के अणु में ये तो है क्या, ऑक्सीजन, और यहीं इसमें क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन परमाणु। ये क्या है, हाइड्रोजन, और इधर भी क्या है, हाइड्रोजन।
यहाँ हम बात करें जो ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन क्या है, ऋणावेशित, और जो हाइड्रोजन है वो क्या है, धनावेशित। तो जल का जो एक अणु है, एक ही अणु की बात करें तो एक ही अणु में यहाँ धन आवेश और ऋण आवेश जो है वो दोनों क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। एक ही जो जल का अणु है, एक ही जल के अणु में इधर देखो ऊपरी जो सिरे हैं यहाँ क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन के कारण क्या उपस्थित है, धनावेश, और यहाँ ऑक्सीजन के कारण क्या उपस्थित है, ऋणावेश। तो जल का जो अणु है, एक ही अणु पर दो विपरीत क्या पाए जाते हैं, आवेश पाए जाते हैं, धनावेश भी और क्या है, ऋणावेश भी। और इस प्रकार की जो प्रकृति है उसी को हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय प्रकृति। दोनों जो हाइड्रोजन आयन है उनके मध्य 105 डिग्री का क्या पाया जाता है, कोण पाया जाता है, या 105 डिग्री का क्या होता है, अंतराल इनके मध्य पाया जाता है। तो जल की जो प्रकृति है वो कैसी है, यहाँ ध्रुवीय प्रकृति है, अर्थात एक ही जो जल के अणु हैं उन पर धनावेश और ऋणावेश दोनों क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। लेकिन यदि हम एक ही अणु पर धनावेश और ऋणावेश उपस्थित होते हैं उसको तो देख लिया, लेकिन दोनों आवेश होने के बाद में भी हम यहाँ देखें तो जो जल का अणु है, जल का अणु आवेश क्या होता है, रहित होता है। जल का अणु आवेश क्या होता है, रहित होता है। यहाँ दोनों आवेश धनावेश और ऋणावेश तो क्या है, उपस्थित है। और इस प्रकार की जो प्रकृति है, इस प्रकार की प्रकृति को ही हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय क्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। दूसरा हम आगे समझें, जल के अणुओं के मध्य दुर्बल क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन क्या पाए जाते हैं, बंद पाए जाते हैं। दुर्बल क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बंद पाए जाते हैं। जैसे यहाँ एक जल के अणु की हम बात करें, जैसे ये ऑक्सीजन है, इधर यहाँ हाइड्रोजन है, इधर यहाँ हाइड्रोजन है, दो इसमें लोंग पेयर पाए जाते हैं। एक जल का जो अणु है, एक जल का जो अणु है उसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होंगे, कितने हाइड्रोजन बंध उपस्थित होंगे। तो हम कहें एक जल के अणु में यहाँ 2 हाइड्रोजन बंध उपस्थित हैं, तो ये आपका जो आंसर है ये सही नहीं है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित नहीं है। जबकि हम बात करें तो एक जो जल का अणु होता है उसमें 4 हाइड्रोजन क्या पाए जाते हैं, बंध पाए जाते हैं। अर्थात एक जो जल का अणु है वो 4 अन्य जल के अणुओं से क्या होता है, घिरा हुआ पाया जाता है। ध्यान दो, इधर जैसे यहाँ दूसरा जल का क्या है, अणु है, तो इसका जो ऋणावेशित सिरा है उसके और धनावेश के मध्य यहाँ हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, बंध बन जाएगा। इसी प्रकार इधर अन्य ऑक्सीजन का अणु है तो इसके मध्य भी यहाँ एक हाइड्रोजन क्या बन गया, बंध बन गया। यहाँ जैसे हम बात करें तो यहाँ अन्य ऑक्सीजन का अणु है, यहाँ अन्य ऑक्सीजन का अणु है, ये इसमें 2 लॉन्ग पेयर पाए जाते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ ये इसके साथ क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये एक जल का एक क्या है, अणु है। तो इसमें हम समझे तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, एक जो जल का अणु है इसमें 4 क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, बंद होता है, और ये दुर्बल बंद होता है। उच्च टेम्परेचर पर ये क्या हो जाएंगे, टूट जाते हैं। इसीलिए जो जल है वो तीनों अवस्थाओं में क्या होता है, पाया जाता है। जब इसको गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और जो जल है वो वाष्प अवस्था के अंतर्गत क्या हो जाता है, आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ समझें तो जल के अणुओं के मध्य दुर्बल क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन क्या पाए जाते हैं, बंद पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें जो जल है
वह एक श्रेष्ठ क्या होता है, विलायक का काम करता है। श्रेष्ठ विलायक का क्या करता है, कार्य करता है। अर्थात इसमें हम जल में सभी जो पदार्थ हैं, विभिन्न प्रकार के जो अणु, आयंस आदि जो होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, घोला जा सकता है। जैसे चीनी, शक्कर, नमक आदि को जल में आसानी से क्या कर सकते हैं, हम घोल सकते हैं और विलयन का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो जल के अंदर जो है विभिन्न पदार्थ जो हैं उनको क्या किया जाता है, घोलने की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है, कैपेसिटी पाई जाती है। इसीलिए जो जल है यहाँ किसका काम कर रहा है, यहाँ जल जो है एक श्रेष्ठ किसका काम करता है, विलायक का क्या करता है, कार्य करता है। जल का जो घनत्व है वो जल का घनत्व क्या होता है, उच्चतम होता है। इसी घनत्व के कारण हम देखते हैं जैसे तेल और पानी को मिलाया जाता है तो जो जल है वह नीचे और जो तेल है वो क्या होता है, ऊपर होता है। तो तेल का जो घनत्व है वो क्या होता है, कम होता है और जल का जो घनत्व है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसीलिए जो तेल है वो जल के ऊपर क्या करता है, तैरता है। इसके अलावा हम बात करें जैसे बर्फ़ है तो बर्फ़ भी जल के ऊपर क्या करती है, तैरती है। बर्फ़ जो है वो जल के ऊपर तैरती है, क्यों, क्योंकि बर्फ़ का जो घनत्व है, बर्फ़ की जो डेंसिटी है, वो बर्फ़ की डेंसिटी भी यहाँ क्या होती है, जल से क्या होती है, कम होती है। और जो बर्फ है उसमें जो जल के अणु हैं वो चतुष्फलकीय, कौन सी चतुष्फलकीय किस में पाए जाते हैं, व्यवस्था के अंतर्गत पाए जाते हैं, जिसके कारण उनके जो जल के अणुओं के मध्य जो गैप है, बीच में रिक्त क्या बन जाता है, स्पेस, अवकाश बन जाता है और उसके कारण उनका जो घनत्व है वो कम हो जाता है और बर्फ जो है वो पानी के ऊपर क्या करती है, तैरती है। इसी घनत्व के कारण हम बात करें जब अधिक ठंड का मौसम होता है तो झीलों में, समुद्रों में, नदियों में आदि में हम देखते हैं कि जो बर्फ़ है वो जम जाती है ऊपर, लेकिन नीचे बर्फ़ नहीं जम पाती है। नीचे के टेम्परेचर में ऊपर के टेम्परेचर में अंतर होता है। अर्थात नीचे जैसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम बात करें तो जैसे ये कोई तालाब है, इस तालाब में ऊपर यहाँ हम बात करें, यहाँ ऊपर जाड़े के मौसम में क्या हो गई, बर्फ़ क्या हो गई, जम गई। यहाँ क्या हो गई, बर्फ़ क्या हो गई, जम गई। लेकिन नीचे जो जल है वो नहीं जम पाता है, ठीक है। यहाँ के तापमान में, यहाँ के तापमान में क्या होता है, अंतर होता है और यहाँ का जो घनत्व है अधिकतम होगा और इस टेम्परेचर पर जैसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, इस तापमान पर ये जो अंदर का पानी है वो नहीं जम पाता है। नहीं जम पाने के कारण जो जलीय जीव वगैरह हैं वो अंदर क्या हो सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, नष्ट नहीं होते हैं, मरते नहीं हैं। तो उनकी जो जैविक क्रियाएं हैं वो यहाँ सुचारू रूप से क्या होती हैं, प्रारंभ रहती हैं। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका घनत्व क्या होगा, अधिकतम होगा। तो यहाँ के घनत्वों में, यहाँ के घनत्वों में क्या हो गया, अंतर हो गया। यहाँ जो जल है वो नहीं जम पाएगा, ठीक है। और उसके कारण जो जलीय प्राणी हैं, जलीय जीव हैं, वो आसानी से क्या हो सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। जल का क्वथनांक उच्चतम होता है। क्वथनांक से यहाँ तात्पर्य है बॉइलिंग पॉइंट से। तो जो जल है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या होता है, उबलना प्रारंभ होता है। और यहाँ हम इसकी बात करें, इसके क्वथनांक की बात करें तो जो जल है इसकी एक विशिष्ट क्या होती है, ऊष्मा होती है। और वह विशिष्ट ऊष्मा किसे कहेंगे, वह ऊर्जा जो जल के 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को बढ़ाने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है, उसे जल की हम क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और इसी के कारण जो जल है वो धीरे धीरे, जितनी धीरे गर्म होगा उतनी धीरे क्या होता है, ठंडा होता है। और उच्च क्वथनांक के कारण क्या हो पाता है कि जो जैविक क्रियाएं हैं, जलीय जीव जंतु हों चाहे स्थलीय, चाहे पेड़ पौधे सभी हों, तो उच्च क्वथनांक के कारण उनकी जो जैविक क्रियाएं हैं वो आसानी से क्या होती हैं, संपन्न होती रहती हैं। क्लियर। तो उच्चतम होता है इसका क्वथनांक, इसके कारण जो जैविक क्रियाएं हैं वो बाधित नहीं हो पाती हैं। जल जो है वो उदासीन प्रकृति का होता है। इसका जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 होता है। ना तो ये अम्ल है ना ही ये क्षारीय होता है। अर्थात किस प्रकार की प्रकृति का है, उदासीन। जल क्या होता है, रंगहीन होता है, रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं है। इसीलिए जो जलीय स्रोत हैं उनमें जो प्रकाश है, प्रकाश आसानी से अंदर गहराई तक चला जाता है और वहाँ रहने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश
प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा आसानी से भोजन का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। किसके कारण? रंगहीन होने के कारण। अभी आपको पीछे बताया जल की एक विशिष्ट ऊष्मा होती है। विशिष्ट ऊष्मा से तात्पर्य क्या कहा हमने? वह ऊर्जा जो जल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है, वह जल की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। और उस विशिष्ट ऊष्मा के कारण ही जल जितनी धीरे धीरे गर्म होगा उतनी धीरे धीरे क्या होता है, वह ठंडा भी होता है। जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस अवस्था के अंतर्गत भी जल क्या होता है, पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें जल के जो अणु हैं, जल के अणुओं के मध्य सहसंजन, अणुओं के मध्य सहसंजन व आसंजन क्या पाया जाता है, बल। आसंजन बल द्वारा जल के अणु आपस में क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। कौन से बल द्वारा? सहसंजन। और कौन से बल द्वारा? आसंजन बल के द्वारा जो जल के अणु हैं वो आपस में क्या होते हैं, बंधे होते हैं। सहसंजन बल की बात करें, जल के अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल है वो क्या कहलाता है, सहसंजन बल कहलाता है। जैसे हम हाथ धोएं और हाथ धो के ऐसे हाथों को नीचे करें तो वहाँ जो जल की बूंदें हैं वो किस प्रकार से नीचे क्या होती हैं, गिरती हैं। इस प्रकार की शेप बनेगी यहाँ। तो यहाँ सहसंजन बल द्वारा जल के अणु जो हैं वो आपस में क्या होते हैं, बंधे होते हैं या आपस में क्या होते हैं, चिपके होते हैं। आसंजन बल की बात करें तो आसंजन बल में किसी भी सतह से जल के अणुओं का क्या होना, चिपके होना, वो क्या कहलाएगा, आसंजन बल कहलाएगा। जैसे हम गाड़ी है, बाइक है आदि को धोएं या गिलास उसमें पानी रह जाता है तो वह जो पानी है जैसे शीशों पर आदि पर पानी क्या होता है, लगा हुआ रहता है, तो किसके कारण बंधा हुआ है, आसंजन बल के कारण जो जल है उस जल के अणु वहाँ क्या होते हैं, बंधे हुए हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो जल है, इस जल की कुछ क्या होती हैं, विशेषताएं पाई जाती हैं, कुछ स्पेशल क्या पाई जाती हैं, प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये जल की कुछ क्या थी, विशेषताएं थी। और पादपों के लिए जल क्या होता है, अति क्या होता है, आवश्यक होता है। और इसको समझें, पादपों की कौन कौन सी जो क्रियाएं हैं उनके लिए जो जल है वो क्या होता है, अति आवश्यक होता है। पौधों के लिए जल की आवश्यकता की हम बात करें, पौधों के लिए जल की आवश्यकता की बात करें हम, पौधों के लिए जो जल है वो क्यों आवश्यक है, पौधों के लिए जल की आवश्यकता क्यों है, पौधों के लिए जल की आवश्यकता क्यों है। देखें तो जो जल है, जल पादपों में किस प्रकार आवश्यक है। तो फर्स्ट हम देखें तो जो जल है वह जीव द्रव्य का 80 से 90% भाग बनाता है। और पादपों की सभी जो जैविक क्रियाएं हैं, सभी जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य में संपन्न होती हैं। तो जितनी भी मेटाबॉलिक जो क्रियाएं हैं वो सब की सब कहाँ संपन्न होंगी, जीव द्रव्य में। और जीव द्रव्य का 80 से 90% जो भाग है वो किससे मिलकर बना है, जल से मिलकर बना है। तो यहाँ जो जल है वह जल सभी क्रियाओं के लिए यहाँ माध्यम प्रदान करने का क्या करता है, कार्य करता है। और जो जीव द्रव्य है उसे हम क्या कह रहे हैं, प्राण तरल कह रहे हैं। जो कोशिका है, कोशिका में जो जीव द्रव्य है उस जीव द्रव्य में ही सभी जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं वो क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। आगे हम बात करें तो जो पादपों में जो जल है उस जल की और क्या आवश्यकता है और क्या पूर्ति करता है। तो जो बीज है, बीजों के अंकुरण में, बीजों के अंकुरण में जल सहायक है। जब बीज हैं वो प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं, लेकिन जब उन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं अर्थात नमी मिलती है
तो जो बीज हैं वो क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं और वह अंकुरित होकर नए जो पादप हैं उनका क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। तो बीजों के जो अंकुरण है, उन अंकुरण की क्रिया में हम बात करें तो जल जो है वो सहायक है। नेक्स्ट हम देखें जो रंध्र है, रंध्र, पत्तियों में रंध्रों का खुलना व बंद होना, ये किस पर निर्भर करता है, जल पर। तो जल रंध्रों के खुलने और बंद होने में क्या होता है, सहायक होता है, ताकि उनके द्वारा जो गैसों का विनिमय हो, वो विनिमय आसानी से क्या हो सके, संपन्न हो सके। इसके अलावा हम आगे बात करें जल की और क्या आवश्यकता होती है, तो जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं को निश्चित आकार प्रदान करना। जो जल है उसके कारण स्फीत दाब उत्पन्न होता है और उसके कारण जो कोशिकाएं हैं उनका आकार आकृति क्या बना हुआ रहता है, निश्चित बना होता है। या हम कह सकते हैं जो पादप भाग हैं, उन पादप भागों की जो आकार आकृति है या पौधे की जो आकार आकृति है वो जल के कारण क्या बनी रह सकती है, निश्चित बनी रह सकती है। इसके अलावा फलों के परिपक्वन में व स्फुटन में जल क्या होता है, सहायक होता है। फल परिपक्वन की जो क्रिया है उसमें जल क्या होगा, सहायक होगा। और जो फल का स्फुटन है उसके अंतर्गत भी जो जल है वो क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इसके अलावा हम देखें तो पेड़ पौधे जो जड़ों द्वारा, पेड़ पौधों की जड़ों के द्वारा जो जल अवशोषित होता है, तो वहां जल के साथ किसकी पूर्ति होती है, खनिज लवण जो है वो खनिज लवण भी पादप के भागों तक क्या होते हैं, पहुंच सकते हैं। या खनिज लवण जो हैं वो पादप भागों तक क्या किए जाते हैं, पहुंचाए जाते हैं। या खनिज लवणों की जो पूर्ति है वो की जाती है किसके द्वारा, जल के द्वारा। इसके अलावा हम देखें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल आवश्यक है और जो जल है उसके विघटन से ही क्या मुक्त होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है जो प्राण वायु का काम करती है। इसीलिए हम कह सकते हैं जल ही क्या होता है, जीवन होता है। जल ही क्या है, जीवन है। और जिन ग्रहों पर जल नहीं है वहां जीवन नहीं है। तो इस प्रकार से जो जल है, इस जल की पादप के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो इस प्रकार से जल पादप के लिए इन सभी जो क्रियाएं हैं उनमें क्या होता है, भाग लेता है। नेक्स्ट हम बात करें जो पादप किस प्रकार के जल को ग्रहण करता है, तो उसको समझने के लिए हम समझेंगे जल है, जल वह यहाँ कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है। तो जल के प्रकार देखो, एक तो होता है सतही जल, एक होता है केशिका जल, एक होता है आर्द्र जल, एक होता है गुरुत्वीय जल। इसके अलावा स्थायी जल और नमी, मॉइस्चर, आर्द्रता। यहाँ पादप जो है वह किस प्रकार का जो जल है उससे क्या करता है, ग्रहण करता है, काम में लेता है।
ये कोई पादप है, ये पर्रो है, और यहाँ जड़ों की बात करें ये सरफेस है, सतह है। तो सबसे पहले तो हम पढ़े हैं सतही जल। सतही जल कौन सा है? देखो ये मृदा की जो सतह है उस सतह पर बहता हुआ जो जल है, इस जल को हम क्या कहेंगे? सतही जल। ये क्या कहलाएगा? सतही जल कहलाएगा। जो पेड़ पौधों को उपलब्ध नहीं होता है, पेड़ पौधों के काम में नहीं आता है, यह बहकर नदी, नालों, तालाब आदि के अंतर्गत क्या हो जाता है? चला जाता है। दूसरे जल की हम बात करें केशिकीय जल। केशी का जल, ये जैसे मिट्टी के क्या हैं? कण हैं। तो मृदा कणों के बीच में जो अंतराकोशी के अवकाश है, मिट्टी के कणों के बीच में जो अंतराकोशी के अवकाश है, ये इस अंतराकोशी के अवकाश में जो जल भरा हुआ है, इस जल को ही हम क्या कहेंगे? केशिकीय जल। क्या कहेंगे? केशिकीय जल। सामान्यतया जो पेड़ पौधे हैं इसी जल को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, या इसी जल को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें आर्द्र जल। आर्द्र जल किसे कहेंगे? मिट्टी के जो कण हैं, मिट्टी के कणों के बाहर, मिट्टी के कणों के ऊपर आसंजन बल द्वारा चिपके हुए जल के जो अणु हैं वही क्या कहलाएगा? कौन सा कहलाएगा? आर्द्र जल। और पेड़ पौधों के लिए यह भी काम में नहीं आता है। तो पेड़ पौधे सामान्यतया किस प्रकार के जल को ग्रहण करते हैं? केशी के जो जल है उससे क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट हम देखें गुरुत्वीय जल। वह जल जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हो गया? अंदर तक चला गया, अंदर गहराई में चला गया। और ये जो जल है, ये जल भी पेड़ पौधों के काम में नहीं आता है, तो इस जल को हम कहेंगे गुरुत्वीय जल। नेक्स्ट हम देखें स्थायी जल। तो स्थायी जल गहराई में चला गया और जो चट्टानें हैं उनके बीच में जाकर जो जल है वो क्या हो गया? जमा हो गया। तो इस प्रकार के जल को हम कहते हैं स्थायी जल। कुछ मरुदबिद जो पादप होते हैं वो, और कुछ लंबे वृक्ष होते हैं वो, जिनकी जो जड़ें हैं गहराई तक जाती हैं, उन जड़ों को यह जल क्या हो जाता है? मिल जाता है। एक आती है नमी या आर्द्रता। तो एनवायरमेंट, वातावरण में जो नमी होती है अर्थात जलवाष्प की जो मात्रा होती है वही क्या कहलाती है? यहाँ आर्द्रता कहलाती है। कुछ अधिपादप होते हैं, एपीफाइट्स होते हैं, उन अधिपादपों के अंतर्गत विशेष प्रकार की जड़ें होती हैं जिनमें वेलामेन उत्तक होता है, और उसके कारण वो जो पादप हैं वो नमी को क्या कर सकते हैं? अवशोषित कर सकते हैं। तो नमी को ग्रहण करने का वो क्या करते हैं? कार्य करते हैं। यहां तक क्लियर। आगे हम पढ़े हैं पादपों में परिवहन की। पादपों में परिवहन की। तो परिवहन से तात्पर्य यह है कि पादप के विभिन्न जो भाग हैं, विभिन्न भागों तक जल, खनिज लवण, पोषक तत्व, हार्मोन आदि को क्या करना पड़ता है? पहुंचाना पड़ता है। अब यहाँ हमारे समान पादपों के पास कोई परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता, जबकि अपने पास परिवहन क्या होता है? तंत्र होता है। लेकिन पादपों के पास ऐसा कोई परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। फिर भी जो पादप हैं वो अधिक लंबी दूरी तक जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, जैसे जल है, कार्बनिक पोषक तत्व हैं, खनिज लवण हैं, हार्मोन हैं, इनका क्या करते हैं? परिवहन करते हैं। इनका क्या करते हैं? परिवहन करते हैं। किनके द्वारा हो रहा है यहाँ इनका परिवहन? वह परिवहन के लिए यहाँ पादपों में किसी प्रकार का परिवहन तंत्र नहीं है। फिर भी लंबी दूरी तक ये जो भी पदार्थ हैं इन सबको लंबी दूरी तक पादपों द्वारा क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। अब यहाँ किन किन पदार्थों का पादप में क्या किया जा रहा है? परिवहन। जैसे जल है, खनिज लवण है, कार्बनिक क्या है? पोषक है, इसके अलावा हार्मोन है या वर्दी नियामक है। इन सभी का क्या किया जाता है? परिवहन किया जाता है। अब पादपों में ये जो परिवहन है, ये परिवहन दो प्रकार का होता है, जिसमें एक तो आता है कम दूरी का परिवहन, कम दूरी का परिवहन, और एक आता है अधिक दूरी का परिवहन। कम दूरी के परिवहन की हम बात करें
तो कम दूरी का परिवहन यह है कि एक जो सेल है, एक जो कोशिका है, कोशिका के अंदर ही जो जीव द्रव्य है उसका क्या होता है, भ्रमण होता है। जीव द्रव्य के भ्रमण द्वारा कोशिका के अंदर ही विभिन्न प्रकार के पदार्थों को पहुंचाने का या विस्तृत करने का क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। या एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, कोशिका झिल्ली से पार एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का क्या करना, परिवहन करना। तो वो किसके अंतर्गत आएगा, कम दूरी के किस में आएगा, परिवहन के अंतर्गत आता है। अब ये कम दूरी का जो परिवहन है ये दो प्रकार का है। यहाँ एक तो आता है सक्रिय परिवहन और एक आता है निष्क्रिय परिवहन। देखो सक्रिय परिवहन की बात करें, ऐसा परिवहन जो सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है, अर्थात पदार्थों का अपनी उच्च सांद्रता से किधर, निम्न सांद्रता की तरफ परिवहन होता है। तो इस प्रकार का परिवहन सक्रिय परिवहन में आएगा। और यहां हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एटीपी की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम बात करें, हमें कोई नदी बह रही है, उस नदी के बहाव के विपरीत यदि हमें जाना होगा तो हमें ऊर्जा की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ एटीपी काम में आती है। जबकि जो निष्क्रिय परिवहन है, इस निष्क्रिय परिवहन में किसी एटीपी की क्या नहीं पड़ती है, आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इस प्रकार के परिवहन में जो पदार्थ हैं वो अपनी उच्च सांद्रता से किधर जाएंगे, सॉरी यहाँ था, यहाँ निम्न से उच्च, निम्न से उच्च सांद्रता की तरफ जाते हैं। और यहां हम बात करें तो यहां आएगा उच्च से निम्न सांद्रता की तरफ। अर्थात जैसे हमें जलधारा की दिशा में ही जाना हो तो वहां हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की, एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करने की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार का जो परिवहन होगा वो कैसा परिवहन होगा, निष्क्रिय क्या होगा, परिवहन होगा। जैसे हम बात करें पेड़ पौधों में निष्क्रिय परिवहन की, तो विसरण जो है, डिफ्यूजन जो है, विसरण की जो क्रिया है वो एक प्रकार का निष्क्रिय परिवहन को दर्शाती है। एक सुसाध्य विसरण जो है वह है। तो यहाँ इनकी हम बात करेंगे किसमें, निष्क्रिय परिवहन के अंतर्गत। दूसरा आता है अधिक दूरी का परिवहन, ऐसा परिवहन जो अधिक दूरी तक संपन्न होता है। अधिक दूरी के लिए पेड़ पौधों में विशिष्ट प्रकार के क्या पाए जाते हैं, संवहन ऊतक। क्या पाए जाते हैं, संवहन ऊतक पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें जाइलम और फ्लोएम जो है वो लंबी दूरी तक जो पदार्थ है उनको पहुंचाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो वह क्या उपस्थित है उनमें, संवहन ऊतक कौन है, जाइलम और फ्लोएम। और इनके द्वारा जो परिवहन किया जाता है उस परिवहन को हम कहेंगे स्थानांतरण। क्या कहेंगे, स्थानांतरण कहेंगे। अधिक दूरी तक जो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा परिवहन किया जाएगा उस परिवहन को हम क्या कहेंगे, यहाँ उस परिवहन को हम कहेंगे स्थानांतरण कहेंगे। तो ये हुआ हमारा अधिक दूरी का परिवहन और कम दूरी का परिवहन। इसके आगे हम बात करें तो आता है परिवहन की दिशा। जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन है वह परिवहन किस दिशा में होता है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे हम बात करें जाइलम है, इस जाइलम के द्वारा किस किस का परिवहन किया जाता है, प्रश्न पूछ ले आपको जाइलम द्वारा किसका परिवहन किया जाता है, तो सामान्यतया हमारा आंसर होता है जाइलम द्वारा जल व खनिज लवणों का परिवहन किया जाता है। लेकिन कार्बनिक पोषक, हार्मोन्स आदि का भी जाइलम के द्वारा क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है। अब जाइलम द्वारा जड़ों से पादप के जो वायवीय भाग हैं उन तक पदार्थों को क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। तो जाइलम द्वारा जो परिवहन होता है, जाइलम द्वारा जो परिवहन होता है वह एक दिशा में होगा या अलग अलग दिशाओं में होगा, बहुदिशीय होगा। तो जाइलम द्वारा पदार्थों का जो परिवहन होगा वह होता है एक दिशीय परिवहन, अर्थात एक
दिशा में इनका क्या होता है, परिवहन। जड़ों से इन्हें पादप के वायवीय भागों तक पहुंचाया जाता है, जहां पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, क्रिया होती है। इसके अलावा हम बात करें जो फ्लोएम है, इस फ्लोएम द्वारा जो पदार्थ है उनका जो परिवहन होगा यह बहुदिशीय होगा। कैसा होगा, बहुदिशीय। क्यों होगा, ध्यान दो, यहाँ बहुदिशीय परिवहन होगा। पत्तियों में बनने वाला जो भोज्य पदार्थ है उसे फ्लोएम द्वारा पादप के सभी भागों तक अर्थात जड़ों तक भी उसे पहुंचाया जाता है। इसके अलावा जो भोजन है इसका जहां संचय किया जाता है, संचय वाले स्थानों पर भी इसको पहुंचाया जाता है, और वहां से जहां आवश्यकता होती है वहां तक पोषक जो पदार्थ है उनको क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। तो जाइलम की बात करें तो जाइलम के द्वारा एक दिशीय परिवहन होता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा बहुदिशीय क्या होता है, परिवहन यहां किया जाता है। इसके अलावा हम देखें जल का यदि परिवहन की बात करें, जल परिवहन की बात करें तो जल का परिवहन केवल कैसा है, एक दिशीय। कैसा है, एक दिशीय परिवहन है। इसके अलावा हम बात करें कार्बनिक जो पोषक आते हैं उनकी बात करें, या खनिज जो आते हैं उनकी बात करें, कार्बनिक पोषक व खनिजों की बात करें तो इनका जो परिवहन होगा वो कैसा होगा, बहुदिशीय प्रकार का क्या होगा, परिवहन होगा। अर्थात जैसे हम बात करें कार्बनिक जो पदार्थ हैं उन्हें पहले संचित भागों तक पहुंचाया जाता है जहां भोजन को संचय किया जाता है, स्टोर किया जाता है, और वहां से उन्हें फिर जहां आवश्यकता होती है वहां दूसरे स्थानों तक पहुंचाया जाता है। ऐसे खनिज पदार्थों की आदि की बात करें, जरावस्था में जो भाग जरावस्था में चले गए वहां से जो भी खनिज तत्व हैं, पोषक पदार्थ हैं, उन्हें वहां से लेकर अन्य स्थान तक क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। तो जाइलम द्वारा जो पदार्थों का परिवहन है वो कैसा हो रहा है, एक दिशीय। फ्लोएम द्वारा कैसा हो रहा है, बहुदिशीय। जल का परिवहन कैसा है, एक दिशीय, जबकि कार्बनिक पोषक और जो खनिज तत्व हैं इनका जो परिवहन की बात करें, इनका जो परिवहन होगा वो कैसा होगा, यहाँ बहुदिशीय प्रकार का परिवहन होगा। आगे हमारा जो टॉपिक है वो आता है विलयन। सॉल्यूशन किसे कहेंगे हम, तो ये कॉमन सामान्य जानकारी की बात कर रहे हैं हम। तो विलयन या सॉल्यूशन किसे कहेंगे, देखो विलयन का निर्माण कब होगा, हमने पीछे बात की जल जो है वो एक श्रेष्ठ क्या होता है, विलायक होता है। हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, विलयन की। विलयन है विलय और विलायक आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, विलयन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे यहां हम देखें जल है, जल किसका काम कर रहा है, विलायक का। इसमें हम घोल दें विलय के रूप में, सोलवेंट के रूप में, यहां किसको घोल दें, जैसे हम चीनी को क्या करते हैं इसके अंतर्गत घोल देते हैं। सोल्यूट के अंतर्गत हम यहां जैसे चीनी या किसको घोलें, नमक को इसमें क्या कर दिया हमने, घोल दिया, किसमें, जल में। तो नमक और चीनी और जल का क्या बन गया, घोल बन गया। इस घोल को ही हमने क्या कह दिया, विलयन कह दिया। क्या कह दिया, विलयन कह दिया। आगे हम देखें तो ये जो विलयन है, ये विलयन सांद्रता के आधार पर कितने टाइप का होता है, तो जो विलयन है वो सांद्रता के आधार पर 3 प्रकार का होता है। अति परासारी विलयन या हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा आता है अल्प परासारी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा आता है समपरासरी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट हम देखें अति परासारी विलयन। वह विलयन, ऐसा विलयन
जिसकी सांद्रता या ओपी उच्च हो, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता या ओपी क्या हो, उच्च हो, वह विलयन क्या कहलाएगा, अति परासारी, हाइपर अति परासारी। वह विलयन जिसकी सांद्रता या जिसका ओपी क्या हो, उच्च हो, वह विलयन क्या कहलाएगा, अति परासारी विलयन कहलाएगा। अल्प परासारी, वह विलयन जिसकी सांद्रता क्या हो, कम, या जिसका ओपी क्या हो, कम हो, वह क्या कहलाएगा, अल्प परासारी विलयन कहलाएगा। तीसरा आता है यहाँ समपरासारी विलयन, वह विलयन जिसकी जो सांद्रता है या जिसका जो ओपी है वो क्या हो, समान हो या बराबर हो, समान सांद्रता या समान ओपी रखने वाले जो विलयन हैं वो क्या कहलाएंगे, समपरासारी क्या कहलाएंगे, विलयन कहलाएंगे। जैसे एक कोशिका है, कोशिका के अंदर और उस कोशिका को हमने जिस माध्यम में रखा है उस माध्यम दोनों का यदि सांद्रता क्या है, समान है, बराबर है, तो इस प्रकार का जो विलयन है वो क्या कहलाएगा, समपरासारी क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। तो यहाँ ये तीन प्रकार के क्या हैं, विलयन है, अति परासारी, अल्प परासारी और समपरासारी विलयन है। अब यहीं पर हम देखें अआयनिक विलयन जो होता है जिसमें कोई भी आयन घुले हुए नहीं होते हैं, अआयनिक जो विलयन होता है, उस अआयनिक जो विलयन है, उस अआयनिक जो विलयन है उसका ओपी आयनिक विलयन की तुलना में लगभग क्या होता है, आधा होता है। अआयनिक विलयन का ओपी, अआयनिक विलयन का ओपी आयनिक विलयन की तुलना में लगभग क्या होता है, आधा होता है। या हम कह सकते हैं कि आयनिक जो विलयन है, आयनिक जो विलयन है उसका ओपी, आयनिक विलयन का ओपी जो है, आयनिक विलयन का ओपी क्या होता है, दुगुना होता है। आयनिक विलयन का ओपी अआयनिक विलयन की तुलना में क्या होता है, डबल होता है या दुगुना होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखें पारगम्यता किसे कहेंगे। पारगम्यता, कोई झिल्ली है, किसी झिल्ली को पार करके, किसी झिल्ली को पार करके विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उनका अंदर आना या बाहर जाना ही क्या कहलाएगा, पारगम्यता कहलाएगा। झिल्ली के अंदर आने व बाहर जाने वाले जो पदार्थ हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे, यहाँ पारगम्यता कहेंगे। झिल्ली के अंदर व बाहर जाने वाले जो पदार्थ हैं, अंदर बाहर जाने वाले पदार्थों की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम क्या कह देंगे, पारगम्यता कह देंगे। और झिल्ली द्वारा विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं वो अंदर आ जा सकते हैं, अंदर आ सकते हैं या बाहर जा सकते हैं। उसके आधार पर जो झिल्लियां हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे एक झिल्ली होती है पारगम्य झिल्ली, परमेबल मेम्ब्रेन। एक होती है अपारगम्य झिल्ली, इम्परमेबल मेम्ब्रेन। तीसरी होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और तीसरी होती है चयनात्मक, चौथी चयनात्मक या वर्णात्मक, चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। तो यहाँ पारगम्यता के आधार पर झिल्लियां कितने प्रकार की हैं, 4 प्रकार की। किसे का पारगम्यता, किसी झिल्ली के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों को अंदर आने और बाहर जाने की, झिल्ली के द्वारा पदार्थों के अंदर आने व बाहर जाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी, पारगम्यता कहलाएगी। जैसे ये कोई झिल्ली है, इस झिल्ली के द्वारा इधर या इधर विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उनके
आने जाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ही यहाँ क्या कहलाएगी, पारगम्यता। अब झिल्ली पदार्थों को आने जाने देती है या नहीं देती है, उसके आधार पर जो झिल्ली है वो कितने प्रकार की है, यहाँ 3 प्रकार की। कितने प्रकार की हैं, 4 प्रकार की। सबसे पहले हम बात करें पारगम्य झिल्ली। किसकी बात करें, पारगम्य झिल्ली। ऐसी झिल्ली जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को, अर्थात विलय और विलायक, विलय व विलायक, विलय व विलायक सभी के लिए पूर्णतया क्या होती है, पारगम्य। सभी को अंदर आने और बाहर जाने की क्या देती है, इजाजत देती है। तो ऐसी जो झिल्ली है उस झिल्ली को हम क्या कहेंगे, पारगम्य क्या कहेंगे, झिल्ली कहेंगे। जैसे यहां हम बात करें कोशिका भित्ति है, कौन है, कोशिका भित्ति है। इसके अलावा फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर, ये क्या है, पारगम्य झिल्ली है। जो सभी प्रकार के जो पदार्थ हैं उन सभी प्रकार के पदार्थों के लिए पूर्णतया पारगम्यता का क्या करती है, कार्य करती है। अर्थात सभी को अंदर आने और बाहर जाने की क्या देती है, इजाजत देती है। इसके अलावा हम बात करें अपारगम्य झिल्ली, ऐसी झिल्ली जो ना तो विलय पदार्थ को और ना ही विलायक को, किसी के लिए भी पारगम्य नहीं होती है, किसी को भी अंदर बाहर आने जाने नहीं देती है। ऐसी झिल्ली क्या कहलाएगी, अपारगम्य झिल्ली कहलाएगी। जैसे इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्यूटीन युक्त कोशिका भित्ति, इसके अलावा सुबेरीन युक्त कोशिका भित्ति, सुबेरीन युक्त कोशिका भित्ति। इसके अलावा कॉर्क कोशिका। इसके अलावा हम बात करें तो जैसे जड़ों के अंतर्गत जो अंतःचर्म होती है, अंतःचर्म की जो कोशिकाएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, अपारगम्य होती है। मूल की एंडोडर्मिस, अंतःचर्म की जो कोशिकाएं हैं वो भी अपारगम्य झिल्ली का काम करती हैं। इनमें से केवल कुछ ही कोशिकाएं जल को आने जाने देती हैं, उन्हें हम कहते हैं मार्ग कोशिकाएं। क्या कहते हैं, मार्ग कोशिकाएं कहते हैं। एक आता है अर्ध पारगम्य झिल्ली। ऐसी झिल्ली जो विलायक, किसके लिए, विलायक के लिए तो क्या हो, पारगम्य, मतलब विलायक को तो आने जाने देती है। जैसे विलायक के रूप में हम जल लें तो जल के लिए तो ये पूर्णतया क्या हो, पारगम्य हो। विलायक के लिए तो पूर्णतया क्या हो, पारगम्य। लेकिन विलय के लिए क्या हो, अपारगम्य हो। विलय को अंदर बाहर जाने की क्या नहीं देती हूं, इजाजत नहीं देती हूं। तो ऐसी जो झिल्ली है उस झिल्ली को हम कहेंगे अर्ध पारगम्य क्या कहेंगे, झिल्ली कहेंगे। जैसे हम बात करें चर्मपत्र की, चर्मपत्र गोट ब्लेडर की बात कर सकते हैं। इसके अलावा मूत्राशय की झिल्ली की बात कर सकते हैं। इसके अलावा कृत्रिम जो वृक्क बनाए जाते हैं उनके अंतर्गत जो अपोहन डायलिसिस किया जाता है उसमें जो सेलोफेन झिल्लियां काम में ली जाती हैं वो किसके समान काम करती हैं, अर्ध पारगम्य किसके समान काम करती हैं, झिल्लियों के समान क्या करती हैं, कार्य करती हैं। चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। इसकी बात करें तो ऐसी झिल्ली जो विलायक के साथ साथ कुछ विशिष्ट प्रकार की जो विलय पदार्थ होते हैं, कुछ विशिष्ट प्रकार के विलय पदार्थों के लिए क्या हो, स्पेसिफिक, विशिष्ट विलय पदार्थों के लिए क्या हो, पारगम्य हो। तो इस प्रकार की जो झिल्ली है वो क्या कहलाएगी, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, या क्या कहलाएगी, वर्णात्मक पारगम्य क्या कहलाएगी, झिल्ली कहलाएगी। जैसे हम बात करें कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा रिक्तिका की झिल्ली है जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट,
क्लास्ट। इसके अलावा हम बात करें तो जैसे विभिन्न कोशिकांगों की जो झिल्ली है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका आदि की जो झिल्ली है, वो झिल्ली यहाँ किसका काम कर रही है? चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का क्या करती है? कार्य करती है। तो इस प्रकार से आज हमने पादपकारिकी में, प्लांट फिजियोलॉजी में कुछ कॉमन जानकारी की बात की है। अगला जो वीडियो होगा उसके अंतर्गत हम सबसे पहले निष्क्रिय परिवहन में बात करेंगे, जहां हम सबसे पहले पढ़ेंगे विसरण, फिर हम बात करेंगे परासरण की, विसरण की, परासरण की, उसके बाद में विसरण दाब, न्यूनता आदि क्या होता है, स्पित दाब क्या होता है, भित्ति दाब क्या होता है, इन सब की, विसरण दाब, न्यूनता क्या होता है, इन सब की क्या करेंगे? बात करेंगे। तो यहां तक का आज का जो अपना मैटर था वो कंप्लीट। धन्यवाद सभी को। जय हिंद।